हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके भाषा हिंदी की मैराथन क्लास की। देखिए, जो आपका सीटेट का एग्जाम है, डेट आ गई है अब उसकी बिल्कुल नजदीक, यानी 31 जनवरी को होने वाला है आपका सीटेट का एग्जाम। जो आपकी लैंग्वेज आती है हिंदी की भाषा, जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मैराथन क्लास दे रहा हूं, सिर्फ ये क्लास करके चले जाना अपने एग्जाम के अंदर, तो हिंदी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए, एक चीज और शेयर कर दूं, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है हिंदी। अगर आज आपने ये मैराथन क्लास कर ली ना, जो चीज आपको बता रहा हूं, हिंदी में से आप लोग 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हो, ठीक है। वरना जितना भी मैंने हिंदी आज तक बच्चों को पढ़ाया है, किसी भी बच्चे के 25 प्लस से मुझे नहीं लगता कम नंबर गए हैं। सभी के 25 प्लस से ज्यादा ही नंबर गए हैं। तो इसलिए आज की वीडियो इतनी मेरा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस मैराथन में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सब मैं इंक्लूड कर दूंगा। और जो टोटल मैंने क्वेश्चन लिए आज की वीडियो के अंदर, इस मैराथन क्लास में 70 क्वेश्चन आंसर लिए। ये 70 क्वेश्चन आंसर वो क्वेश्चन आंसर है जो जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं पेडागोजी के, इन्हीं में से बनते हैं। चाहे तो मैं 500 ले सकता था, लेकिन मैंने 70 सेलेक्ट करके लिए है, ठीक है। तो साथ में आज आप लोगों के लिए एक टेस्ट भी है, देखते हैं 70 में से कौन आज अच्छा स्कोर करेगा। जो अच्छा स्कोर करेगा, नेक्स्ट जो मैराथन क्लास लेने वाला हूं मैं मैथ्स की, अगली मैराथन लूंगा मैं मैथ्स की, उसमें उस बच्चे का नाम और उसके नंबर दिखाऊंगा मैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से लाइव आजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सीटेट का जितना भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट है, उनकी मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूं। इससे पहले ईवीएस की मैराथन क्लास में ले चुका हूं, एनसीईआरटी की, ठीक है। तो आप लोग उसको जाके देख लेना, उसके थोड़े से कुछ क्वेश्चन बच गए, वरना कंप्लीट ही है वो लगभग। तो वो आप लोग सर्च कर लेना, यूट्यूब पर डाल लेना सीटेट ईवीएस और साथ में मेरा नाम लिख देना सचिन, तो मैराथन क्लास आ जाएगी ईवीएस की। उसके अंदर आपका सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन डाले, प्लस जो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए सीटेट में कुछ अलग टाइप के पूछ लिए, तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है जी। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। और साथ ही मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिन बच्चों ने अभी तक सीटेट के नोट्स नहीं लिए, इनको ले लो और सिर्फ मेरे कहने से इनको 7 दिन पढ़ लो, लेकिन हर दिन 7 घंटे पढ़ लो, यानी सिर्फ 7 दिन पढ़ने हैं, 7 घंटे आपको ये वाले नोट्स। इनसे आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, क्योंकि सारा एनसीईआरटी का कंटेंट, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर और इजी लैंग्वेज में थ्योरी वगैरह सब दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। और जल्दी से अपना एग्जाम पास करिए, सीटेट का एग्जाम। उसके बाद जो वैकेंसी निकलेगी, रीट की तो निकली हुई है, लेकिन आगे जो वैकेंसी निकलेगी, लाइक आपका केवीएस हुई, सुपर टेट हुई, फिर मैं उसकी आपको तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी हम आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे। तो चलिए बात करते हैं आज हिंदी मैराथन की, और कैसे हिंदी मिलाए 30 में से 29, या मैं तो कहूंगा 30 में से 30, क्योंकि आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी। चलिए बात कर लेते हैं अब। देखिए, सबसे पहले मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो आपकी हिंदी आती है, हिंदी में आपके 15 नंबर के आते हैं गद्यांश और काव्यांश। अब देखो, इनको कराने का तरीका तो मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग सर्च कर लेना, सीटेट हिंदी गद्यांश काव्यांश के नाम से, सचिन के नाम से वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने इसको कराने का तरीका बताया है। प्रैक्टिस इसमें आपको खुद ही करनी पड़ेगी, लेकिन जो सामने आपको ये 5 पॉइंट लिखे हुए दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो पॉइंट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं, यानी जितने भी आज तक एग्जाम दिए वो इसी के अकॉर्डिंग दिए, गद्यांश काव्यांश को जो सोल्व किया है। देख लीजिए, मान लीजिए कोई आपको गद्यांश दे दिया इस तरीके से, इसके अंदर कोई टॉपिक दे दिया होगा, ठीक है, किसी ना किसी एक टॉपिक के ऊपर ये आपको ऐसे दे देता है, कुछ भी टॉपिक दे देगा एग्जामिनर। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देगा और नीचे आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको देता है। तो आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना शुरू में, कुछ बच्चे जाते हैं पैराग्राफ पढ़ते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर उसका आंसर देखिए पैराग्राफ में, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना है पहले, सबसे पहले पहला काम। और जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर आओगे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर पहले या दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट में बटा होता है ऐसे करके, ठीक है, 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पैराग्राफ में मिलेगा, दूसरे पहले या दूसरे में मिल जाएगा, और दूसरे का आपको दूसरे या तीसरे में मिल जाएगा। इस तरीके से आपको मोस्टली मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता रहे, उसको अंडरलाइन करते रहना। इस अंडरलाइन करने से आपको ये फायदा हो जाएगा, पैराग्राफ को आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भाई बेसिकली हमको टाइम बचाना है। गद्यांश और काव्यांश को सोल्व इस तरीके से करना है कि 15 में से 15 आ जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। उसके अलावा
ग्रामर वाले क्वेश्चन का आंसर आपको पैराग्राफ ही में मिलेगा। कुछ बच्चे हिंदी और आपकी जो भी लैंग्वेज होती है, चाहे आपका इंग्लिश हुआ चाहे आपका संस्कृत हुआ, उसके अंदर ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर आपको नहीं पढ़नी। ग्रामर के मुश्किल से 15 नंबर में 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और जो आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इस पैराग्राफ में से ही पूछे जाएंगे, तो आपको पैराग्राफ में ही आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अलग से पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलंकार समास वगैरह संधि वगैरह। लास्ट में होता है आपका शीर्षक, जो सबसे एंड में होगा। जब आप इस तरीके से चारों स्टेप बाय स्टेप कर लोगे तो आपको पूरा टॉपिक यानी शीर्षक पता चल जाएगा कि एग्जामिनर ने किस टॉपिक के ऊपर दिया है, तो आप शीर्षक भी इजीली लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 गोल्डन रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के निचोड़ पर आपको बता रहा हूं। आपको इसी तरीके से सोल्व करना है पैराग्राफ को। ठीक है, जल्दी हो जाएगा आपका और पूरे नंबर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। चलिए, बात हो गई आपके गद्यांश और काव्यांश की। इसको बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपने एग्जाम से पहले, गद्यांश और काव्यांश को, फिर करने की जरूरत नहीं है। अब करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, यानी पेडागोजी के वो 15 नंबर के क्वेश्चन आंसर जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, मेरे कहने से सिर्फ आज की वीडियो के अंदर जो मैराथन में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, सिर्फ इनको कर लेना। इनके अलावा आज के बाद हिंदी सिर्फ अपने एग्जाम से पहले एक बार पढ़ना। आज एक बार वीडियो देख लो और एग्जाम से एक बार पहले वीडियो देख लेना। उसके बाद हिंदी पढ़ने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अपने दूसरे सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान आपको केंद्रित करना है, ना कि हिंदी के ऊपर। सबसे आसान सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो वीडियो को सेव कर लेना ताकि आपको दोबारा एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़े। अब करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। जो टॉप 70 मैंने क्वेश्चन लिया आज की वीडियो के अंदर, इन 70 में से आपका पूरा का पूरा पेडागोजी बनेगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में आने वाला है। साथ ही आज इसको एक टेस्ट के रूप में लेना, और देखता हूं मैं आज आप लोग कितना स्कोर करते हो इस टेस्ट के अंदर। चलिए, बात कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। बताओ सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कौशलों से संबंधित 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है आपकी हिंदी के अंदर, इसलिए इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, बताइए सही आंसर इसका। हाँ, मैथ्स की देखो, आज आपकी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा मैं। आज आपकी हिंदी हो जाएगी कंप्लीट, दोबारा कराने की जरूरत नहीं। उसके बाद मैं एक मैराथन रखूंगा अगली वीडियो मैथ्स की, उसके बाद रखूंगा फिर सीडीपी, उसके बाद रखूंगा आपकी संस्कृत की, फिर इंग्लिश की, और उसके बाद सोशल साइंस यानी एसएसटी, और फिर साइंस और मैथ। इस तरीके से पूरी मैराथन क्लास में मैं आपको सभी सब्जेक्ट आपके करा दूंगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका पूरा मैं कंटेंट कवर करा सकूं। जी देखिए, जो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर को जानने से पहले एक चीज देख लीजिए। आंसर तो आपका सही हो जाएगा कि भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, ये तो सभी को पता है आपको। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज देख लीजिए, यहां पर बात हो रही है भाषा के कौशलों की। बेसिकली 4 तरीके के आपके कौशल पूछे जाते हैं, इनको चाहे आप लिख सकते हो। सुनना, उसके अलावा दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है आपका पढ़ना, और चौथा होता है आपका लिखना, और पांचवा होता है आपका चिंतन कौशल। उसको अलग से रहने दीजिए। ठीक है, इन 4 पर ध्यान लगा दीजिए। सुनना यानी श्रवण कौशल, बोलना यानी वाचन, पढ़ना लिखना यानी पठन, और लिखना मतलब आपका लेखन। आपके संस्कृत में भी ये पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है। अब ये होते हैं आपके 4 कौशल, भाषा के कौशल। अब देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो भाषा होती है उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है। भाषा कौशलों का या भाषा सीखने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है सुनना। अगर हम लोग किसी चीज को सुन ही नहीं पाओगे तो क्या भाषा सीख सकते हैं, नहीं। तो पहला क्वेश्चन इसमें से बना कि पहला स्टेप, पहला चरण क्या होता है, सुनना। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इनमें से गणनात्मक कौशल कौन से हैं और अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। देखो, पहले बात करते हैं गणनात्मक कौशल की। जैसे आप लोग जो ग्रहण कर रहे हो, कैसे कर रहे हो ग्रहण, सुनकर कर रहे हो, और दूसरा किससे कर रहे हो, पढ़कर कर रहे हो, यानी जो चीज मैं लिख रहा हूं। तो ये हो जाएंगे आपके दोनों गणनात्मक कौशल। ठीक है, इसको आप चाहे लिख लीजिए, गणनात्मक कौशल। अब एक होता है आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल, जिसमें अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को अभिव्यक्त कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं मैं अभिव्यक्त, एक तो कर रहा हूं आपको बोलकर, और दूसरा कर रहा हूं लिखकर। इन 2 के माध्यम, कौशलों के माध्यम से ही तो कर रहा हूं मैं। तो ये हो जाएंगे आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर ये इतने ही बनते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। 4 कौशल मैंने आपको बता दिए, गणनात्मक, अभिव्यक्तात्मक बता दिया, और जो पहला चरण होता है वो होता है सुनना।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जरूर आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भाषा के जो कौशल होते हैं आपस में अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? संवाद, अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन करना या फिर बातचीत करना। बताइए इसे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, इंग्लिश में भी बच्चे आंसर दे रहे हैं उसका। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है आपसे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है, तो सबसे कम पूछा है। अगर संवाद, अदायगी होगा, आपस में बातचीत करेंगे बच्चे, तो ये तो ज्यादा प्रभावी तरीका होगा। लेकिन अब मैंने आपको बताया था जिस भी ऑप्शन में आपको व्याकरण देखने को मिले या व्याकरण से संबंधित कोई भी कुछ आपको देखने को मिले ऑप्शन में, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उस ऑप्शन को आपको देख के गलत काट देना। लेकिन अगर क्वेश्चन ही नेगेटिव पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा या नहीं है, तो फिर आपको नेगेटिव ही लगाना है, यानी आंसर आपका सही हो जाएगा दूसरा। अपने अनुभवों का वर्णन करना प्रभावी तरीका होता है, बातचीत करना प्रभावी तरीका होता है। समझ गए? तो दूसरा आंसर आपका हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना, कविता सुनना और शब्द से लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर फोर सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? जी मैं ठीक हूं और सभी को गुड इवनिंग। कुछ बच्चों के बहुत मैसेज आए थे, कल मेरा गला खराब हो गया था। ईवीएस की जो एनसीईआरटी की मैंने मैराथन क्लास ली थी, तो उसके बाद वो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, लगभग मैंने कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, तो थैंक यू आप सब लोगों का इतना प्यार देने के लिए। हाँ, संस्कृत की भी मैराथन क्लास दूंगा मैं, जुड़े रहना, चैनल से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका फोर्थ, कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। यहां पर बात हो रही है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है, तो जो भी कहानी लिखी है सुनिए उसको अपने शब्दों में लिख देगा बच्चा, सबसे बढ़िया तरीका होगा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। कहानियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट के एग्जाम में, इसके ऊपर लगा लो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पूछा जाएगा आपके सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं बताता हूं कैसे। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों यानी जो गलतियां होती है, जो एरर्स होते हैं, उसके संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक है, और जो ऑप्शन में नहीं है पूछे, नेगेटिव पूछे, उन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। त्रुटियों का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी। सेकंड, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। और फोर्थ, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। बताओ सही आंसर क्या होगा त्रुटियों से? सी के साथ जा रहे हो? देखो भाई आंसर आपका इसका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, पहले बात देख लीजिए, जो आपके पूछा जाता है त्रुटियां, एरर्स पूछी जाती है जरूर एक नंबर के आपके सीटेट के एग्जाम में। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जो आपकी त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। भाई जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा तब तक टीचर कैसे समाधान कर पाएगा? जब गलतियां करेगी तभी तो समाधान हो पाएगा ना। तो एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जो गलतियां होती है। ठीक है, उसके अलावा त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। उसके अलावा त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग भी तय करती है। और त्रुटियों का अर्थ ये नहीं है कि शिक्षक में कमी है। ठीक है, ये बिल्कुल कहीं भी मतलब नहीं है। तो भाषा ज्ञानता आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि अर्थ भाषा ज्ञानता, कथन उचित नहीं है, बाकी उचित है। समझ गए? चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, गलत कर दिया ना, नहीं बोला था, इसलिए मैं कहता हूं नई वाले क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है, लिखने, सुनने, बोलने और पढ़ने। बताइए से आंसर क्या होगा आपका? अधिगम विकार, लर्निंग डिसऑर्डर, इससे संबंधित एक नंबर का आपके सीटेट में जरूर आएगा, लिख कर ले लीजिए। 1 से 2 नंबर का हो सकता है लेकिन एक का जरूर आएगा। तो हिंदी भाषा के अंदर आपके जितने भी विकार है उन सभी को आज की वीडियो के अंदर मैं करा दूंगा कंप्लीट, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज की क्लास के बाद। ठीक है, देखिए जो आपका होता है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ग्राफिया के अंदर ग्राफ आ रहा है और ग्राफ पर क्या किया जाता है? ग्राफ पर लिखा जाता है। तो डिस्ग्राफिया होता है आपका लिखने से संबंधित। और आपका पढ़ने से संबंधित कौन सा विकार होता है? तो पढ़ने से संबंधित विकार होता है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, ये आपका पढ़ने से संबंधित विकार हो जाएगा। बाकी के विकार करेंगे अगले क्वेश्चन में जो भी आने वाले हैं, सभी को मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि में हम बढ़ते हैं, यानी जो इंडक्टिव मेथड है उसकी बात हो रही है, हम कैसे बढ़ते हैं? भाषा से व्याकरण की ओर,
व्याकरण से भाषा की ओर, नियम से उदाहरणों की ओर, या फिर उदाहरणों से नियम की ओर? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर की विधि जरूर आएगी आपके एग्जाम के अंदर, और जो मोस्टली विधि पूछी जाती है आगमन विधि, निगमन विधि और एक आपकी प्रत्यक्ष विधि, ये विधि पूछी जाती है। ठीक है, डिसलेक्सिया बताया तो सही है, लेकिन डिसलेक्सिया की स्पेलिंग तो सही लिखो। हाँ, चलिए देखिए, जो इसका आंसर से हो जाएगा, आगमन विधि में हम चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर, मतलब पहले कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद नियम दिए जाते हैं। अगर नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं तो वो हो जाती है आपकी निगमन विधि। ठीक है, ये इसका जस्ट अपोजिट होती है, इसको बोलते हैं निगमन विधि, जिसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। दोनों ही विधि महत्वपूर्ण है, दोनों को कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बच्चे की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, या फिर बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं आपके जो मैंने बताए हुए हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, इनको देख लो, इनसे ही आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। वो वीडियो जरूर देख लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है। हिंदी को तो आप लोग क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे तो भी आंसर दे दोगे, इतना इजीली हो जाएगी हिंदी। मैंने आपको क्या बताया था, जहां जिस भी ऑप्शन में आपको विभिन्न संदर्भों में लिखा जाए, ये वर्ड आपको जहां भी लिखा जाए आपका सबसे पॉजिटिव होता है, वो उस ऑप्शन को देखते ही सही कर देना कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे, बच्चे विभिन्न संदर्भों में भाषा अगर प्रयोग करेगा। ठीक है, और जिस भी ऑप्शन में व्याकरण या आपको नियम देखने को मिल जाए, ये ऑप्शन को देखते गलत काट देना। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर, साथ में रजिस्टर में आंसर देखते चले जाना कितना आप लोग सही कर रहे हो आज के अंदर। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या काम करेंगे? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, या फिर उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे? बताइए इसे आंसर क्या होगा। एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जो बच्चा दिव्यांग होता है। ठीक है, आपके पढ़ाने से सब टॉपिक क्लियर हो जाता है जी, थैंक यू। बेसिकली क्लियर ही करना है टॉपिक, मतलब बार बार मेरे बस की वो वाला काम नहीं होता कि कोई टॉपिक को बार बार कराते जाओ, बार बार कराते जाओ। या एक वीडियो के अंदर मान लीजिए 15 क्वेश्चन कराने हैं या 20 क्वेश्चन कराने हैं, इन्हीं के ऊपर 1 घंटे की क्लास कर दो। ठीक है, ये भी नहीं होता, इसलिए मेरी वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो होती है, मतलब मैक्सिमम मैं 10 मिनट तक की बनाता हूं ताकि टॉपिक आपका खत्म कर दो, और उस वीडियो को ऐसे बनाता हूं कि आप लोगों को पहली बार में आपके माइंड में फिट हो जाए। मेरी कोशिश यही रहती है। देखिए, यदि आपकी क्लास में कोई दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो देख नहीं सकते तो क्या काम करने चाहिए? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देना चाहिए। जब भी बच्चा किसी आपके ऐसे विकार से ग्रसित होगा जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, तो उसमें उसको अलग से कुछ साधन देंगे जिनकी हेल्प से बच्चा इजीली चीजों को देख पाए, समझ पाए। तो उपयुक्त साधन देंगे हम उनको, उन्हें अलग से गतिविधियां नहीं देंगे, उन्हें अलग कम गतिविधियां भी नहीं देंगे, और विशेष सहानुभूति से नहीं पढ़ाएंगे। इन तीनों से क्या होगा, इन तीनों से जो ऐसा बच्चा होगा, जो दिव्यांग बच्चा होगा, वो अपने आप को दूसरों से अलग पाएगा, और उसके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी कि मैं दूसरों से अलग हूं और मैं इस काम को नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी आपके सीटेट में पूछा जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। देखो आइए अगला क्वेश्चन, कि आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया कि घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखो। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हिंदी के अंदर, तो आप क्या काम करोगे? उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेगी, दूसरा स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी, तीसरा उसे कहेंगे कि अपनी सहपाठी से पूछ के लिख लो, या फिर फोर्थ प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी। बताओ सही आंसर क्या होगा। ईवीएस कमजोर है, तो ईवीएस के लिए मैंने बताया तो हुआ है, ईवीएस आपका देखो सारा का सारा एनसीईआरटी से आना है। मैंने इसके ऊपर मैराथन क्लास भी डाली हुई है, वरना जो अपने नोट्स बनाए हुए हैं ना यार, वो आपके लिए वो सफिशिएंट है, उनको कर लो, उनके बाहर आपका एनसीईआरटी नहीं जाएगा, सारा का सारा इंक्लूड किया हुआ है मैंने। ठीक है, आपका पूरा अच्छे नंबर से पास करा देंगे, और लास्ट का टाइम है, इसमें क्या, इसमें कोई झिझक नहीं है आपको एनसीईआरटी के करने में। ठीक है, देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा इसमें भाई आपका फोर्थ, कि प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर देगी। कि भाई मान लो बच्चा दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता, और यहां पर पूछ दिया कि अपने रास्ते में वो चीजें देखो, जो चीजें दिखी है आपको इस विद्यालय से स्कूल आने में, तो बच्चों को क्वेश्चन चेंज करके दे दो कि घर से विद्यालय आने तक रास्ते में जो जो चीजें देखने की जगह बोल दो कि जो जो चीजें सुनाई दे। अब बच्चा जो देख नहीं सकता वो क्या काम करेगा कि मैडम मैंने आते टाइम पहले गाड़ी की आवाज सुनी, मैडम मैंने डॉगी की आवाज सुनी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या काम करेगा बच्चा, इजीली आंसर देगा। तो आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर देंगे प्रश्न में, क्वेश्चन में।
चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, वाणी अस्थायी होती है और डैश भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। शास्त्रीय, मौखिक, लिखित या फिर पारंपरिक? बताओ सही आंसर क्या होगा। वो बोल रहे सर आपका यूट्यूब चैनल खाली ऐसा है जिस पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। जी थैंक यू। अच्छा इतना मुझे पता भी नहीं और किस पर कराई जाती है। बेसिकली मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकूं, तो यूट्यूब पर तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कोशिश ही रहती है आपके सभी सब्जेक्ट में कवर करा सकूं जितने मुझे आते हैं, इसलिए मैं सभी आपके सब्जेक्ट कवर कराता हूं। अब मैराथन भी आपकी सभी की चलेगी। ठीक है, अब देखो पहला इसमें वाणी अस्थायी होती है। भाई जो आपकी वाणी है मेरी वाणी है अस्थायी तो होती है। मान लीजिए आज यहां पर इस जगह पर ये वाणी बोली जा रही है, मान लीजिए 15 किलोमीटर और आगे चले जाओ, आप 10-15 किलोमीटर आगे चले जाओ तो ये वाणी क्या होगी, यह बदल जाएगी। थोड़ी दूर और आगे चले जाओगे तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर बदल जाएगी। तो वाणी स्थायी नहीं होती, वाणी अस्थायी होती है। पहला पॉइंट तो ये बन गया। और इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है, लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। लिखित भाषा इतनी थोड़ी बदलेगी जितना वाणी बदलती रहती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। और वाणी से संबंधित क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है, पढ़ने, बातचीत, सुनने या फिर लिखने का? बताओ क्या होगा सही आंसर। देखो पहली चीज तो ये कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मैं आप लोगों को जो चीजें पढ़ा रहा हूं भाषा के माध्यम से ही तो पढ़ा रहा हूं ना, तो अभिव्यक्ति का माध्यम होती है पहली चीज तो ये। और साथ में स्वयं से क्या करने का माध्यम होती है, स्वयं से भाई आपके बातचीत करने का भी माध्यम होती है। जब आप खुद से बात करते हो कि यार मेरा सीटेट का एग्जाम अब आने वाला है, मैं इसको क्रैक कर पाऊंगा, 31 जनवरी को नहीं कर पाऊंगा, तो आपके माइंड में ये सब चीज क्वेश्चन चल रहे होंगे, आपको डर भी लग रहा होगा। जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा उस दिन और डर लग जाएगा। तो ये सब चीजें क्या कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, अपनी भाषा के अंदर कर रहे हो। और देखो पढ़ते रहो, मेरे कहने से 31 जनवरी तक सीटेट का एग्जाम पास नहीं होगा, बहुत अच्छे नंबर से आपका पास होगा। मेरे से आप लिख कर ले लीजिए, जो बच्चा पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है वो जरूर पास होगा। ठीक है, और जो पढ़ ही नहीं रहा तो उसको क्या कहा जाए। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट यानी बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ बताए, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाए, पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए। बताओ सही आंसर क्या होगा। हाँ मैथ्स की, देखो मैथ्स की मैं दोनों ही कराऊंगा आपको। मैथ्स की एक मैराथन में मैं कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल जो आपके 15 नंबर के पूछे जाते हैं, और दूसरे में कराऊंगा मैथ्स की पेडागोजी की में। ठीक है, तो दो वीडियो बनेगी मैराथन अलग अलग के नाम से। मैं कह रहा हूं चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। आपकी मैथ्स में कराऊंगा कंप्लीट, मैथ्स का जितने भी सब्जेक्ट है सभी की मैराथन लूंगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पेपर पास नहीं करा देता अच्छे नंबर से। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड, कि पाठ के मूल भाव पर बातचीत करनी चाहिए। कोई भी पाठ आरंभ करने से पहले शिक्षक उसका जो मूल भाव है उस पर बातचीत करे। ठीक है, इससे कुछ नई नई चीजें निकलती है, बच्चा भी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, आपके सीटेट के एग्जाम में ये वाला भी जरूर पूछा जाएगा। ये भाई साहब आपका जरूर पूछा जाता है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है, बाय इन्नेट होती है। यह विचार किसकी देन है, चोम्स्की, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर पावलोव? बताओ सही आंसर क्या होगा। और ये भाई साहब आपके जरूर पूछे जाते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी आपकी भाषा हो। देखो बिल्कुल सही आंसर है इसका, जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट, नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की बोलते थे कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, यानी जन्म के बाद बच्चा इजीली भाषा सीख लेता है। जैसे मेरी भाषा में हिंदी में बोल रहा हूं, अब हिंदी भाषा बोलने के लिए या जो आपकी मातृभाषा है जो भी आपकी होगी, जो वीडियो देख रहे हो, तो आपकी मातृभाषा सीखने के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ी नहीं। आपके परिवार में जो भाषा बोली जाती थी, मम्मी पापा बहन भाई जो बोलते थे, उसको अनुकरण करके यानी कॉपी करके हम लोग सीख गए। तो ये बात बोलते हैं नोम चोम्स्की। और ये बोलते हैं बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। इस डिवाइस के हेल्प से बच्चा कोई भी भाषा को सीख लेता है। तो ये किसकी देन है, नोम चोम्स्की की देन है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। और साथ में जितने भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है या जितने भी आपके टॉपिक है, सभी के मैंने ऊपर डिटेल में भी वीडियो बनाई हुई है। अगर वीडियो भी देख लोगे तो भी सारे आपके कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन क्या है? पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, या फिर व्यर्थ का है यानी बेकार का है? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा।
हाँ इंग्लिश भाई मैं थक जाऊंगा कहते कहते। ऑल सब्जेक्ट मैराथन क्लास रखूंगा मैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट, अब ऑल सब्जेक्ट में सभी आ जाते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस आपका संस्कृत सब, सीडीपी वगैरह सब। तो ऑल मैराथन रखूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मत पूछिए, मैं सभी कराऊंगा। देखो पहले चीज तो ये जान लीजिए चिंतन क्या होता है। मैंने क्या बताई थी, कोई भी समस्या आने पर सबसे पहली चीज क्या स्टार्ट होती है, चिंतन। अभी मैं आप लोगों से या आपसे कोई नाम पूछे कि बताओ भाई तुम्हारा क्या नाम है, तो आपके माइंड में क्या हो गई, समस्या आ गई आपके सामने, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या शुरू हुई, चिंतन। तो आपने अपना नाम बता दिया, यानी चिंतन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां पर पूछा है भाषा और चिंतन में जो संबंध होता है भाई वो पूर्णतः सही है, ये दोनों में संबंध होता है। जब आपसे मैंने नाम पूछा कि आपका क्या नाम है, तो आपने चिंतन करना किस में शुरू करा, अपनी भाषा में ही तो शुरू करा। ये थोड़ी है कि अपने इंग्लिश में शुरू करा, अगर हिंदी है तो पंजाबी में शुरू करा, अपनी भाषा में ही करोगे आप। तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये बिल्कुल पूर्णतः सही होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। दूसरा, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है और भाषागत विविधता एक समस्या है। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा वही वाले लेवल का गया, सीटेट वाले लेवल का, जैसा एग्जामिनर बनाता है। एग्जामिनर बहुत चालू होता है, सराहना बोल लो उसको, ठीक है। चार ऑप्शन देगा भाई साहब, चार में से दो को तो आप देखते कह दोगे यार ये तो ये होने की नहीं, इनको गलत काट दो, तभी अपने आंसर शीट पे गलत काट दोगे। लेकिन बाकी दो को ऐसे आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि यार दोनों ही सही लग रहे हैं, पता नहीं कौन सा सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर पूछ रहा है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका कि जो भाषा विविधता होती है एक समस्या नहीं होती, एक संसाधन होती है, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रख लेना आप। देखिए मैं आपको बताता हूं, भाषागत विविधता, देखो जब हमारा जैसे देश हुआ, हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती है, विविधता में एकता, ये बात बताई जाती है हमारे भारत के अंदर। तो अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती है एक संसाधन का काम करती है। भाई हिंदी वाला पंजाबी वाले से कुछ सीखेगा, पंजाबी वाला उर्दू से कुछ सीखेगा, उर्दू वाला असमी वाले से कुछ सीखेगा, तो आपस में देखो कितना माध्यम बन रहा है, एक दूसरे की संस्कृति का समाज का आदान प्रदान हो रहा है। तो एक रिसोर्स का, एक संसाधन का काम करती है, समस्या नहीं करती। कुछ बच्चे बोल रहे कि भाषा विविधता एक जटिल चुनौती है, ठीक है। तो ये कथन सही नहीं है, ये सही है आपका, ठीक है। तो आंसर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको फंसा दिया एग्जामिनर ने इसके अंदर। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करोगे। पहले तो मातृभाषा के ऊपर लिख लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पक्का आएगा आपके सीटेट के एग्जाम में मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, और उसकी भाषा को समझाने की कोशिश करेंगे। बताओ सही आंसर क्या होगा। कमेंट्स बहुत जल्दी से ऊपर जा रहा है आप लोगों के। देखिए आप कहोगे क्या बना रहा है ना ये बना रहा हूं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बना रहा हूं जिससे आपको हेल्प मिल जाए। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से समझना, यहां पर बच्चे की मातृभाषा की बात हो रही है, जो भी बच्चे की मातृभाषा होगी तो उसको हम कभी अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। और कभी भी बच्चों को हम डांट नहीं सकते, ये नेगेटिव बात होती है। और मातृभाषा का प्रयोग ना करो, बच्चों को इस तरीके से क्लास में नहीं कह सकते। मातृभाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए बच्चों को, ये वाली बात हमारा एनसीईआरटी भी कहता है और आपको करनी भी चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका फोर्थ ही हो जाएगा, और मातृभाषा से संबंधित ये आपके नेगेटिव पक्ष है, इनको आपको देखते ही गलत काट देना। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश भाषा का महत्वपूर्ण प्रकार यह है, लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या फिर संप्रेषण। बताओ सही आंसर क्या होगा। चार, बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब, थैंक यू जी। चार चार, देखो आंसर जो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, चार ही सही हो जाएगा। जब भी भाषा की बात आ जाएगी तो और वहां पर संप्रेषण आपको देखने को मिले, आंख बंद करके लगा देना। भाई संप्रेषण क्या, बेसिकली आपस में बातचीत करने का माध्यम, कम्युनिकेट करने का माध्यम। जैसे भाई हम आपस में बातें करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो ये क्या होता है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार होता है। तो भाषा के लिए सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन, ये आपका पॉजिटिव होता है भाषा के परिप्रेक्ष्य में। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। सर आपके नोट्स सीटेट रीड के लिए बेनिफिशियल है। देखो जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं सीटेट के लिए, इन नोट्स से आपका सीटेट का तो कंफर्म मान लो 101% आपका सीटेट का एग्जाम पास हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाएगा।
लेकिन जो बाकी का आप पूछ रहे हो, जैसे मान लीजिए रीट का आप लोग पूछ रहे हो, रीट की वैकेंसी निकली है, तो देखो रीट के अंदर इसके जो नोट्स बने सीडीपी आप लोग कर सकते हो, मैच कर सकते हो, लेकिन रीट का सिलेबस अलग होता है, सीटेट का सिलेबस अलग होता है। नोट्स बनाए मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनाए, तो रीट से अलग रहेंगे आपके नोट्स, ठीक है। इसलिए मैंने ये काम नहीं करा कि एक नोट्स के अंदर सभी भर दूं, रीट भी लो, यूपी टेट भी लो, फलाना डिकड़ा। मैंने इसलिए बनाया है ताकि सीटेट का एग्जाम बच्चे अच्छे नंबर से पास हो सके। रीट के लिए आपको चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपकी ग्रामर भी पूछी जाती है और चीजें डिटेल में भी आती है। क्वेश्चन आपका, पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न पाठ के दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, इन भाई साहब को साथ के साथ लिख लो वरना छूट जाएंगे मुझसे। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार होने वाले होने चाहिए, लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए, या फिर स्मरण शक्ति को समृद्ध बनाने में होनी चाहिए। बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड, कि पाठ्य की विषय वस्तु यानी जो कंटेंट होता है उसका विस्तार करने वाले होनी चाहिए। आप सोच रहे हो ना मैंने ही क्यों लिखा, जिस भी ऑप्शन में आपको ही देखने को मिले उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना कि इसी पर ही आधारित होनी चाहिए, यही करना चाहिए। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। नोट्स कैसे मिलेंगे भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर देना, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे आपके सभी सब्जेक्ट के, जितने भी आपके सभी सब्जेक्ट है। और मेरे कहने से एक प्रोमिस साथ में करना, कोई भी बुक मत लेना, और जो बुक पढ़ भी रहे हो तो उससे भी मत पढ़ना, क्योंकि इतनी गलतियां मिलेगी आपको उस बुक के अंदर। आप लोग यहां से पढ़ के सही जाओगे, बुक के अंदर वहां जाके पता चलेगा आंसर ही गलत है हमारा। तो बुक ना तो लेना और ना पढ़ना, सिर्फ जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं को लास्ट टाइम पर कर लो, सिर्फ 7 दिन इनको पढ़ लो अच्छे तरीके से, सीटेट का सर्टिफिकेट आपके हाथों में होगा। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, या फिर संयुक्त अक्षरों की पहचान। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसके आगे भी लगाओ 1 नंबर का, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी गुड, लिपि से परिचय। देखो हर भाषा की अपनी लिपि होती है, यह आप सभी को पता है, जो भी भाषा होगी उसकी अपनी एक लिपि होती है। तो बिना लिपि से परिचय के पढ़ सकते हैं तो नहीं पढ़ सकते भाई हम, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं, चलो मैं लिख ही देता हूं आपका लिपियों का, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? आप इसको साथ के साथ लिखते रहिए। तो हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि, ठीक है। साथ के साथ लिखते रहिए और कोशिश करिए आंसर बताने की। और देवनागरी ना सिर्फ आपकी हिंदी भाषा की लिपि होती है, बल्कि आपकी जैसे संस्कृत हुई, गुजराती हुई, मराठी, उसकी भी देवनागरी होती है। हिंदी के अलावा आपकी जो अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश, इसकी कौन सी लिपि होती है? तो अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है आपकी रोमन, ठीक है। उसके अलावा जो पंजाबी भाषा होती है, तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? ये क्या बन गया पंजाबी का, राइटिंग ही बेकार आ रही है बहुत। तो पंजाबी भाषा की लिखी लिपि होती है गुरुमुखी, यानी गुरु के मुख से निकली हुई। अब कौन सी बची? अब रह गया उर्दू रह गया। तो उर्दू की कौन सी लिपि होती है? इसको भी लिख लो। तो उर्दू की लिपि होती है आपकी नस्तालिक, ठीक है। ये सारी लिपि मैंने लिख दी जो जो भाषाओं से संबंधित होती है। तो इन लिपि के अभाव में या इन लिपि के बिना भाषा को हम सीख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो लिपि का जहां भी बात आ जाएगी भाषा के परिप्रेक्ष्य में आपको सही बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां श्रवण एवं वाचन यानी सुनना और बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चे की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, या फिर प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। बताओ सही आंसर क्या होगा। पेपर 2 मैंने बता तो दिया, पेपर 2 में आपको करा दूंगा। और पेपर 2 वाले देखो सबसे बढ़िया तरीका आपका सोशल साइंस जो आती है, जिन बच्चों का मैथ साइंस है, आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी के से आता है लास्ट के। अगर मैं कह रहा हूं अब किताब पढ़ने का, इसलिए मैं कहता हूं, मैं वरना आपको कभी फोर्स नहीं करता कि नोट्स लो। आपने देखा होगा इससे पहले जितनी भी वीडियो होती है, मैं हमेशा बच्चों को कहता था या तो नोट्स ले लो या फिर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लो। लेकिन अब टाइम ही इतना कम बचा है, एनसीईआरटी की किताब पढ़ ही नहीं पाओगे आप, चाहे ईवीएस हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो। इसलिए बोलता हूं ये वाले ले लो, आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे इनके अंदर से, पूरा पेपर आपको उन्हीं में से मिल जाएगा जो बनाया हुआ है, ठीक है। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड, कि कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो यहां पर पूछा कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन, सुनना और बोलना। कहानी सुनाएंगे तो सुनेंगे, और फिर उस पर वाचन कौशल कैसे होगा? जब बच्चे की प्रतिक्रिया जानेंगे तो बच्चा बोलेगा और उसके बोलने के कौशलों का विकास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? बताओ सही आंसर क्या होगा। 21 क्वेश्चन हुए अभी, टोटल आज 70 क्वेश्चन आपको कराना हूं, ठीक है। आज इस वीडियो को एक बार देख लेना अच्छे तरीके से 70 क्वेश्चन, उसके बाद सिर्फ पेपर से पहले देखना है एक बार, 2 बार आपको हिंदी वीडियो देखनी है, बस खत्म आपकी हिंदी कंप्लीट, इसके बाद आपकी हिंदी नहीं आएगी, ठीक है। सुपर टेट वगैरह की तैयारी कराऊंगा आपका सी टेट का एग्जाम पास कराने के बाद। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका थर्ड। यहां पर हो रही है कि भाषा क्षमता का सही आकलन किससे होगा, कि भाषा को, बच्चों को भाषा आई है या नहीं आई है। कि उससे पूछ लो कि भाई अगर तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे? बच्चा कहेगा सर मैं तो 20 रुपए किलो लूंगा। फिर पूछोगे क्यों लोगे भाई 20 रुपए किलो? तो बोलेगा कि देखो मुझे इतनी दूर से लाना पड़ता है, ढोना पड़ता है, बेचना पड़ता है, आवाज लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? भाषा क्षमता का आकलन हो रहा है, बच्चा अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा है यहाँ पर, बाकी में विचार अभिव्यक्त नहीं हो रहे, ठीक है। तो आंसर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अधिगम विकार से ये वाला आ गया, इसके अंदर सारे आ गए, सारे ले दिए मैंने। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है, यानी कंफ्यूजन से? डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिस्कैलकुलिया या फिर एप्रेक्सिया? बताओ सही आंसर क्या होगा। देखो इसके ऊपर मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, उस वीडियो को जाके देख लेना। अब भ्रम की स्थिति आ गई। देखो भ्रम की स्थिति होती है आपकी डिस्मोर्फिया के अंदर। डिस्मोर्फिया के अंदर आ रहा है मोर, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब बच्चा भ्रम की स्थिति में पड़ जाता है, मान लीजिए एक तो बच्चा मोर को देख लेता है और एक तरफ देख लेता है मुर्गे को। अब देखता है दोनों में दिखने तुम्हें तो यार दोनों सेम ही लग रहे हैं, तो बच्चा क्या हो रहा है? कंफ्यूज हो रहा है, भ्रम की स्थिति में हो रहा है। तो होता है आपका डिस्मोर्फिया, यानी भ्रम की से संबंधित विकार। जो आपका डिस्थीमिया होता है, तो डिस्थीमिया विकार होता है तनाव से संबंधित विकार। जब कोई तनाव ले लेता है, जैसे आप लोग तनाव ले रहे हो अपने एग्जाम के लिए, तो ये लिख लीजिए साथ के साथ, पढ़ते रहिए, बस एक चीज बोल रहा हूं, पास हो गए पक्का। उसके अलावा डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया होता है आपका गणित से यानी मैथ से संबंधित विकार। और आपका एपरेक्सिया या डिस्पेरेक्सिया जिसको बोला जाता है, ये होता है आपका शारीरिक कौशलों से संबंधित विकार, ठीक है। ये आपका होता है शारीरिक कौशलों से संबंधित विकार। अच्छा कुछ में आपको डी लिखा होता है, डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्पेरेक्सिया, और कुछ के आगे ए लिखा होता है। तो जिनके आगे ए लिखा होता है तो समझ जाओ उस विकार का सोल्यूशन यानी समाधान नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जिनका आगे डी लिखा जाता है तो समझ लो उन विकारों का समाधान कर सकते हैं हम, कुछ उपचार देकर, कुछ ट्रीटमेंट देकर। तो आप लोग समझ गए, तो सारे अधिगम विकार आपके कंप्लीट हो गए ये वाले। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा अनिवार्यतः है लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, और भाषा और बोली में कभी कोई संबंध नहीं होता। बताओ सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, सभी के ज्यादातर देखने को आंसर मिल रहे हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है जी। ये भाई साहब तो आपको दिख गए होंगे, तो काट दो इसको देखते ही, तो आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका, सही हो जाएगा सेकंड, कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाई एक तरीके से भाषा बच्चा सीखता है। जैसे मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल बताओ टॉपिक सेट के, मान लीजिए कोई बच्चा है, जब छोटा होता है तो सबसे पहले रोता है, मैं बोलने की बात कर रहा हूं यहाँ पे, रोने के बाद तुतलाकर बोलना शुरू करता है, तुतलाकर बोलने के बाद कोई एक शब्द बोलेगा, उसके बाद फिर वाक्य बनाना शुरू कर देता है। तो एक नियम से ही तो चलती है भाषा, ये थोड़ी बच्चा जैसे पैदा हुआ उसके बाद सीधा ही बोलना शुरू कर दिया, एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। चाहे कैसी भी भाषा हो, लिखित हो मौखिक हो, वो आपकी एक नियमबद्ध ही होती है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग देखेंगे उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ है, क्या है उपरोक्त कथन का? बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूची आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए, बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देने चाहिए, ये आ गया आपका दुश्मन। उसके अलावा बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। बताओ सही आंसर क्या होगा। ये तो आपको उन्हें गलत काट दिया होगा देखते ही, बाकी 3 में आंसर बताओ। हाँ, और हाँ बिल्कुल सही बात, पाठ्य पुस्तक भी आ गई, जैसे वो आता ये आपकी पाठ्य पुस्तक आ गई, इसको भी देखते गलत काट दो, ठीक है। ये आपको बताए हुए हैं मैंने नेगेटिव, 2 ही ऑप्शन आपको बचे, तो देखो 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, कि यहां पर बात हो रही है लिखित भाषा की, ठीक है, लिखित भाषा के प्रति जिससे समझ बनेगी। तो बच्चों के अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य आदि इनके ज्यादा अवसर दे दो। और आपने देखा भी होगा आजकल स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर भी लिखित भाषा में बहुत सी चीजें लिखी होती है कि भाई हमारे जो
देश से संबंधित सूचनाएं हो जाती है, या फिर कुछ फलों के नाम इस तरीके से लिखे होते हैं, तो इनसे बच्चे की भाषा ही विकसित होती है। इसके अंदर इसको लिखवाने का मकसद है। और बेसिकली आप लोग देख भी रहे हो, स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम भी चल रहा है बाला का, ठीक है। बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल एड के रूप में जब लेते हैं, बिल्डिंग को एक सामग्री के रूप में लेते हैं, अधिगम सामग्री के रूप में लेते हैं, तो बाला का भी प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, ताकि बच्चा इजिली दीवारों पर जो लिखी चीजें होती है उनसे समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली होगा? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल कमेंट सही आया। सीटेट का एग्जाम भाई आपका कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल एग्जाम होता है, ठीक है। असली जो लड़ाई होती है ना, असली लड़ाई होती है इसके बाद जो एग्जाम निकलते हैं, जिनसे आपको जॉब मिलती है, वहां पर जब लाखों बच्चे बैठेंगे, जब आप कंपटीशन करोगे आपस में, जहां पॉइंट पॉइंट से एक एक नंबर से सिलेक्शन उठता है, वो होती है आपकी असली लड़ाई। सीटेट का क्या है, छोटा सा हल्का सा एग्जाम है, ठीक है, बस इसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर चाहिए होते हैं, तो इसको ज्यादा टेंशन मत लो आप लोग, इसके बाद वाले एग्जाम पे टेंशन ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का आंसर से हो जाएगा इसमें आपका पहला, कि प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये आपका क्या है, सबसे कम प्रभावशाली है। संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना, इस सबसे क्या होगा, हमारी भाषा ज्यादा अवसर मिलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, भाषा सीखने में सामाजिक अंत्यक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? स्किनर, चोम्स्की, वाइगोत्स्की या फिर पियाजे? बताओ सही आंसर क्या होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे भी आप लोग लगाइए। सीटेट का एक बार बच्चों का कंप्लीट करा दूं, उसके बाद रीट वगैरह की आपकी कराऊंगा, ठीक है। देखिए आंसर जो सही हो जाएगा, अब आपको, अब मैंने क्या बताया था, जहां पर भी आपको समाज देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी आपको इसका भाई देखने को जरूर मिलेंगे, वो है वाइगोत्स्की, ठीक है। इन दोनों का संबंध आपस में देखने को जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी, ये वाइगोत्स्की ने दी थी, लेव वाइगोत्स्की ने। इन्होंने कहा था जो बच्चा चीजें सीखता है वो समाज से अंतरक्रिया करके सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है। बस समाज के अंदर हमारे घर आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, रिश्तेदार आ जाएंगे, आपस में अंतरक्रिया करके तो सीखता है। तो ये वाइगोत्स्की का कथन है। एक नंबर का कथन आपके सीटेट के एग्जाम में भाषा में जरूर पूछा जाता है, और बेसिकली ये नोम चोम्स्की और वाइगोत्स्की ज्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा क्या करेगा? परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, नई भाषा आसानी से सीखेगा, पढ़ना लिखना जल्दी से सीखेगा, फिर सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। अभी ऊपर क्वेश्चन यह था, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बाय इननेट बाय बर्थ एबिलिटी होती है, वो बताइए आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ। कोई नहीं डरेगा एग्जाम से, और एग्जाम से नहीं डरेगा, इस चीज से डरना है, 120 प्लस लाना है, ठीक है, वरना तो ये मान लीजिए मुझे बुरा लग जाएगा। इसको तो आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, इससे नीचे लाने का ख्याल भी नहीं आएगा, सपने भी नहीं देखोगे इससे नीचे लाने के, तो ठीक है। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका सेकंड, कि नई भाषा आसानी से सीख लेगा, ठीक है। भाई मान लीजिए मैं हिंदी बोल रहा हूं, अब मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश वाले परिप्रेक्ष्य में या इंग्लिश वाले वातावरण में जाना स्टार्ट कर दिया मैंने, जहां पर इंग्लिश ही बोलते हैं, तो इंग्लिश सीख जाऊंगा मैं। तो बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, ये जैसे चोम्स्की ने कहा था, तो ये बात बिल्कुल सही है। नई भाषा आसानी से सीख लेगा, यानी दूसरी भाषा को इजिली सीख जाएगा, अगर उससे पर्याप्त अवसर मिल जाए, इंग्लिश बोलने का अवसर मुझे ज्यादा मिलना शुरू हो जाए। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। लड़के होकर रोते रहते हो, यह कथन किसका है? मेरा तो बिल्कुल नहीं है। अगले पढ़ते हैं ऑप्शन, कि भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या फिर भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ये आ गया एक तो नेगेटिव, और भी दिख रहा है कुछ, चलो एक तो ये गलत काट दो, अब बाकी में सही बताओ आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना। क्यों बोल रहा हूं मैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना? देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जेंडर से संबंधित, ठीक है। आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा जेंडर, की भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। जैसे आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि लड़के होकर रोते हो, क्यों भाई लड़के रो नहीं सकते, तो ये क्या काम कर रहा है? ये जेंडर बाइस यानी लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर रूढ़िवादी धारणा से ग्रसित है ये आदमी, ठीक है, जो इस तरीके का कथन बोल रहा है। जिस तरीके से कथन बोला जाता है कि जो लड़कियां होती है वो मैथ्स के अंदर कमजोर होती है, तो ये भी क्या हो रहा है? ये भी आपका जेंडर बाइस से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती है और लड़के नहीं कर सकते घर का काम। ये भी किससे संबंधित है? जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित आपका, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जब भी समझने देखने को मिल जाएंगे, वहां पर आपको जेंडर जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जहां मेल और फीमेल में इनइक्वेलिटी की यानी असमानता की बात आ जाएगी। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, क्या है वो आपको बताना है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। दूसरा, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। या फिर फोर्थ, भाषा संसाधनों का अभाव है। बताओ सही आंसर क्या होगा। सभी लाइक करिए, ये बोल रहे हैं लक्की जी, तो थैंक यू लक्की जी, मेरा काम आप लोग आसान कर देते हो, वीडियो को आप लोग लाइक करिए, हाँ बढ़ाओ ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए। अभी तो 30 हुए, 29 हुए, अभी तो 70 करने हैं टोटल, पूरी पेडागोजी खत्म, आपकी हिंदी पूरी खत्म हो जाएगी आज, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो तक, आज आपको कंप्लीट हो जाएगी। बस एक बार और पढ़ लेना अपने एग्जाम से पहले, हिंदी मत उठाना फिर आप, ठीक है। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट, कि भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। कि भाई जैसे मान लीजिए क्लासरूम है, वहां पर अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, तो वहां पर एक ऐसी रणनीति बनाई जाए ताकि बच्चों को इक्वली तरीके से हम लोग पढ़ा सके और इजिली पढ़ा सके, ठीक है। तो आंसर पहला सी हो जाएगा। चलिए, दो बार लाइक नहीं होता, एक ही बार लाइक होता है, दो बार लाइक कर दोगे तो लाइक भी नहीं रहता, ठीक है। तो एक ही बार लाइक करा करो। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कई या लिखी हुई बात को शब्द से कह और लिख सके। दूसरा, वह अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, व्याकरण के नियमों को याद कर सके। या फिर फोर्थ, कही या लिखी हुई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसी आंसर क्या होगा जी। ये मैं अपना काम करता चलता हूं, कुछ नेगेटिव आपको पहले गलत काट देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ, कि कहीं या लिखी हुई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। अब देखो आलोचनात्मक दृष्टि क्या बताई थी मैंने आपको, क्रिटिकल थिंकिंग बताया हुआ है, जहां पर गुण दोष के धर्म पर जो चीजें बताई जाती है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि जो महिलाएं होती है, ठीक है, जो लड़कियां होती है, महिलाएं होती है, ये घर का काम बहुत करती है, ठीक है, घर के अलावा बाहर का भी ऑफिस का काम बहुत करती है, बहुत मेहनती होती है महिलाएं। तो कमेंट बॉक्स में अभी लड़के टूट जाएंगे कि भाई वो महिलाओं के हिमायती, तो हम क्या है, हम नहीं करते कुछ भी काम, हम बाहर से कमा के लाते हैं और सब चीज काम करते हैं, तो पुरुष साथी टूट जाएंगे यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यहाँ पर गुण दोष के धर्म के ऊपर बात करी जा रही है, यानी आपका आलोचनात्मक यही होता है आपका, ठीक है। तो कही या लिखी हुई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से पूछ सके, परख सके, ये होता है आपका हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विद्यालय या फिर कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। दूसरा, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। फोर्थ, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। फोर्थ, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। बताओ सही आंसर क्या होगा। भाषाई परिवेश से तात्पर्य पूछा है स्कूल या क्लासरूम के अंदर। ज्योत्सना यादव आपको मिल जाएंगे, क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको मैं दे दूंगा, तो बेफिक्र रहिए, ठीक है। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बताइए भाषा समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है। दूसरा सही हो जाएगा भाई, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। मुख्य धारा की भाषा, ये मुख्य धारा की भाषा ना तो स्कूल में होनी चाहिए, क्लासरूम में होनी चाहिए, ना ही मेरे ख्याल से देश में होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, 31 का सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। इसके अंदर बताना है आपको, क्या पूछा जाएगा। सुनने बोलने सोचने, पढ़ने लिखने संप्रेषण, सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने, और पढ़ने लिखने समझने। बताइए इसे आंसर क्या होगा। अब आपने कहा था सर ऊपर आपने एक चीज बताई थी, जहां भी आपको भाषा देखने को मिले और संप्रेषण देखने को मिले, समझ जाना वही आंसर होगा। तो लगा दो यार इसका आंसर, ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अपने विद्यार्थियों के भाषाई संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर निर्भर है। पोर्टफोलियो के अवलोकन के ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो, सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए, ठीक है। मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या फिर कक्षा कार्य के अवलोकन। बताओ सही आंसर क्या होगा। और सीटेट के एग्जाम में भाषा में जरूर आएगा यहां से क्वेश्चन।
नोट्स चाहिए सर भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना, आपको अपने सीटेट के सभी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस पर आप मैसेज कर देना, क्लास के बीच में मैं इसलिए नंबर नहीं लिखता इस। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आज ही मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड करी है पोर्टफोलियो के अवलोकन के ऊपर, इसके ऊपर वीडियो देख लेना। बहुत ही इजी भाषा में मैंने आपको समझाया हुआ है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। कि भाई मान लीजिए पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसमें बच्चे के सभी अभिलेख रखे जाते हैं, चाहे बच्चे की उपलब्धियां हो, चाहे बच्चे की कमियां हो, चाहे बच्चे की जो प्रगति होती है, उन सभी का लेखा जोखा ऐसी एक फाइल में रखा जाता है, यानी पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। तो अगर भाषा संबंधित कर्मिक विकास का आकलन करना है ना, तो पोर्टफोलियो के अवलोकन पर करना है। कि मान लीजिए पहली क्लास के बच्चे का पोर्टफोलियो बना लिया 1 साल का, इस पोर्टफोलियो के अंदर सारी चीजें होगी जो बच्चे से जुड़ी हुई होगी, जो चीजें मैंने आपको बताई। तो आकलन करने का कितना बढ़िया तरीका हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर पहला सही हो जाएगा और कंफर्म आएगा पोर्टफोलियो आपके एग्जाम के अंदर। वीडियो देख लो, आज ही अपलोड करिए मैंने, डिटेल में चीजें बताई हुई है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ, ये भी आपका कंफर्म आएगा। जिनको बोला हूं ना कंफर्म आएंगे, तो ये कंफर्म ही आएंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, या फिर फोर्स समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। ये कुछ नेगेटिव मिल रहे हैं तो काट दो, बाकी 3 में बताओ सही आंसर। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले जान लीजिए उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। देखिए 2 तरीके के शिक्षण होते हैं, एक तो होता है पहला आपका निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक। अब निदानात्मक में क्या होता है, इसमें सिर्फ समस्या की पहचान की जाती है, ठीक है, यानी जो समस्याओं के जो कारण है उसकी सिर्फ पहचान करना, ये होता है निदानात्मक यानी निदान करना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, ये वाला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते क्या काम करता है, रोगी की पहचान करता है, कि जो भी उसकी बीमारी है उसकी पहचान करेगा। जब उसकी पहचान कर लेगा डॉक्टर, फिर उसके बाद क्या काम करता है, डॉक्टर दवाई देता है, कुछ टैबलेट दे देगा, इंजेक्शन दे देगा। तो एज ए टीचर जब जब टीचर समस्या की पहचान कर लेगा बच्चे की, तो उसके बाद करता है वो उपचारात्मक शिक्षण करता है बच्चे का। कुछ टीएलएम यूज करेगा, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करेगा, अपनी शिक्षण विधिया कुछ अलग से चेंज करके देगा। तो समझ गए आप, सबसे पहले चीज होती है निदान, यानी पहले समस्या को पहचानना और उसके बाद फिर उसका उपचार करना। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके सीटेट में रिपीट होता रहता है ये वाला, उपचारात्मक निदानात्मक। देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है, वो आपको बताना है। पहला प्रश्नों के उत्तर देना, दूसरा प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, तीसरा श्रुत लेख यानी अच्छा लेख, या फिर चौथा लिखित परीक्षा। बताइए सही आंसर क्या होगा। क्लास शुरू होती है डेली 8 बजे, ठीक है, 8 बजे से 8:30 बजे कभी भी डाल देता हूं। और अब आपकी सब मैराथन क्लास ही चलेगी। इसके बाद आपकी मैथ्स आएगी, मैथ्स के बाद आपकी सीडीपी आएगी, सीडीपी के बाद आपकी संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के बाद इंग्लिश, और क्या बची सोशल साइंस और साइंस। सभी की अब मैराथन क्लास चलेगी आपकी 8 बजे से, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए, एग्जाम तक अपनी सीट बेल्ट टाइट पहनकर चलिए, क्योंकि मैं गाड़ी तेज चलाने वाला हूं। आंसर जो इसका सही हो जाएगा कि बच्चों की भाषा के आकलन का जो सबसे प्रभावी तरीका होगा, तो भाई सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा आपका प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जितनी ज्यादा बच्चा प्रतिक्रिया बताएगा, अपनी व्यक्त करेगा, विचारों को व्यक्त करेगा, सबसे बढ़िया तरीका होता है आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता, परिवार, साहित्य, समाज या फिर विद्यालय। बताओ सही आंसर क्या होगा। अच्छा देखो कुछ बच्चे फिर वही वाले आ गए कि सर आपकी वीडियो से पास हो जाएंगे, आपके नोट से पास हो जाएंगे। भाई ये अपना एक थिंकिंग जो है ना चेंज कर दो, अपना एक एटीट्यूड चेंज कर लो। अगर आप लोगों को जॉब चाहिए ना, तो पास वाला रूल मत रखो, ठीक है। पास से कभी भी कुछ नहीं हो पाओगे आप। पास से देख लेना कट ऑफ बनती है आगे, वहां पे ये नहीं होता कि पास होना है। और सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, लाखों बच्चे पास करके अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो आपको भी उनकी तरह बैठना है। आपको तो जॉब चाहिए, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा अपने एग्जाम के अंदर। इसलिए पास वाला कमेंट मुझसे पूछा करिए। बताया हुआ है, सिर्फ मेरी वीडियो देख लो और जो नोट्स बनाए हैं वो देख लो। 2 चीजें सफिशिएंट है। जो इसको टारगेट लेकर चलता हूं 120 प्लस का, उसको अचीव करा दूंगा आपको, ठीक है। मेहनत आप लोग करिए, बाकी मैं मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आंसर जो सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका थर्ड, समाज। कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। परिवार भी समाज के अंदर आता है, विद्यालय भी समाज के अंदर आता है, समाज से ही तो सारी चीज सीखते हैं जो हम लोग सीखते हैं। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा, समाज हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर।
सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप जब 120 प्लस लाओगे तभी मैं मानूंगा, ठीक है, कि आप लोगों ने सही से पढ़ाई करी या नहीं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थियों के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा, विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। तीसरा, विद्यार्थियों के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। चौथा, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। बताओ सही आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज हो गए देखो आप लोग। हाँ, वो दूसरा जो चैनल है सीपी स्टडी पॉइंट, सीपी स्टडी पॉइंट पर भी आपको सोशल साइंस यानी जो एसएसटी होती है वो भी वहां पर कंप्लीट कराई जा रही है, सर कंप्लीट करा रहे हैं फरमान सर। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर भी आपको सोशल साइंस का मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषा विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों? क्योंकि भाई विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, और अगर बच्चों को भाषा के अपने अवसर ही नहीं मिल पाएंगे तो क्या भाषा का विकास हो पाना पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा। तो भाषा विकास के लिए सबसे पहली चीज है अवसर मिलनी चाहिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। आंसर इसमें से हो जाएगा सेकंड से हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, एक पूछा जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर 2 हो, ये वीडियो दोनों ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। कहा ना, इस वीडियो को देख लेना, आपकी हिंदी खत्म। तो यहां पर पूछा कौन सा उद्देश्य नहीं है, देख लेते कौन सा नहीं है। विभिन्न संदर्भों में, मैं तो आगे ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहा, विभिन्न संदर्भ दिख गया तो ये तो होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। अगला है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या आ गया आपके भाई साहब कंठस्थ यानी नेगेटिव। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बताना। बताओ सही आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन पूछा कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव पूछा है, तो आंसर भी क्या होगा? आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी वर्णमाला को कंठस्थ करना। लेकिन बाकी के तीनों ऑप्शन क्या है? बाकी के तीन ऑप्शन आपके भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। इनको अच्छे तरीके से कर लेना, आपके एग्जाम में आता भी है, ठीक है जी। वेरी गुड। वो वीडियो देखिए हमने, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के ऊपर नोट्स में भी मैंने एक चीज डाली हुई है, आप लोग देखते ही आंसर बता दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है? पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना, पठित सामग्री के विरुद्ध अपनी बात रखना, या फिर पठित सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। बताओ सही आंसर। देखो, जो आपकी हिंदी होती है, जो आपकी हिंदी होती है, इसमें क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, रिपीट क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मान लीजिए एज इट इज आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदी के अंदर, ठीक है। तो इन वाले जो 70 क्वेश्चन है, इन 70 क्वेश्चन को देख लेना, इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके पेपर में मिलेंगे, ठीक है। बाकी सारे ही आपको रिपीट मिलेंगे, थोड़ा बहुत कुछ ऑप्शन इधर उधर करके दे देता है, वरना सारे रिपीट मिलते हैं आपको। आंसर जो सही हो जाएगा, यहां पर पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का उद्देश्य है, तो इसके अंदर जो आपका आंसर से हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। क्योंकि यहां पर बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर पर, बच्चा यानी बड़ा हो गया अब, तो तार्किक विश्लेषण कर सकता है, आंसर पहला से हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका, इसके ऊपर लगाओ वेरी वेरी, एक और वेरी लगाओ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाएगा आपके सीटेट के एग्जाम के ऊपर, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा अर्जन और भाषा दिगम में अंतर का आधार नहीं है, सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता, या फिर सहजता। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, एक बारी में समझ आ जाता है। फोर्थ तार्किक विश्लेषण, वो तो ऊपर गया। देखिए इसको समझिए, मैंने आपको क्या बताया था, भाषा अर्जन क्या होता है? जब कोई बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेता है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई हुई है कि कोई बच्चा जब किसी लैंग्वेज को नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीख लेता है। जैसे जो मेरी अभी भाषा है, मैं कौन सी बोल रहा हूँ? हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, या चाहे जो कि भी आप लोगों की भाषा होगी, हिंदी होगी, जो भी होगी आपकी भाषा, इसको आप लोग प्राकृतिक रूप से सीख गए। भाई अपने घर के अंदर ये भाषा बोली जाती थी, उसको कॉपी करके अनुकरण करके सीख गए, ये होती है आपकी भाषा अर्जन। एक होती है आपकी भाषा अधिगम, इसको सीखने के लिए पड़ती है भाई संसाधनों की जरूरत, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, यहां पर लिख लेता हूं, भाषा सीखने के लिए जरूरत पड़ती है संसाधनों की। जैसे कि अब मान लीजिए मुझे हिंदी भाषा है मेरी, अब मुझे दूसरी भाषा सीखनी है इंग्लिश, तो भाई इंग्लिश सीखने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? इंग्लिश का टीचर होना चाहिए,
इंग्लिश के मुझे रूल पता होनी चाहिए, इंग्लिश की मुझे बुक पता होनी चाहिए। तो यहां पर संसाधनों की जरूरत पड़ रही है, तो इसमें पूछा है कौन सा अंतर का आधार नहीं है। तो देखो, स्वाभाविकता और सहजता अंतर का आधार है। जो आपकी भाषा अर्जन होती है वो स्वाभाविक भी होती है और सहज भी होती है, यानी इजीली सीख लेता है इसको हर कोई। और सांस्कृतिकता का तो प्रभाव दोनों के ऊपर ही पड़ता है। तो आधार नहीं है, वो आंसर आपका सेकंड, कुशलता आंसर आपका सही हो जाएगा। तो समझ गए क्वेश्चन को आप लोग? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया है कि जो भाषा अर्जन होती है क्या होती है, तो सहज होती है और स्वाभाविक होती है। और जो भाषा अधिगम होती है ये होती है आपकी जटिल होती है। भाई अगर मुझे इंग्लिश सीखने को कहा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल तो आएगी। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, या फिर पाठ को समझने में मदद करते हैं? सही आंसर लिखिए। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट, कि बच्चों को तार्किक बनाते हैं। जितना बच्चा अभ्यास करेगा उतना बच्चा तार्किक बनेगा। जैसे आज की वीडियो देखने के बाद एक बार और देख लेना इस वीडियो को, एग्जाम से पहले आप लोग तार्किक बन जाओगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबका सही आंसर दे दोगे अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, या फिर साध्य है? बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दिख गया ही, इसको देखते ही मैंने काट दिया गलत। अब बताओ तीन में से। भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती है, तो देखिए ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड, एक साधन होती है, एक रिसोर्स होती है। जो भी पाठ्य पुस्तकें होगी तो समस्या थोड़ी होगी, ठीक है, तो एक साधन होती है हमेशा, इस बात को ध्यान रख लीजिए। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। आज मेरा गला खराब नहीं होगा, पूरी कंप्लीट कराऊंगा आज ये वाली, ठीक है। एनसीईआरटी में गला खराब हो गया था पढ़ाते पढ़ाते, आज नहीं करूंगा बिल्कुल। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि? बताओ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सही हो जाएगा इसमें आंसर आपका फोर्थ, प्रत्यक्ष विधि। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इंग्लिश के अंदर बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड। और जितनी चीजें आप ये हिंदी के अंदर पढ़ रहे हो ना, ये आपकी इंग्लिश में भी यही आएगी, आपकी संस्कृत में भी आएगी, आपकी दूसरी भाषा में भी यही चीज आनी है सेम। तो आप हिंदी के साथ साथ अपने बाकी दूसरी सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर पूछ रहा है मातृभाषा को मध्यस्थ किए बिना सीख जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं हिंदी, अब उठाकर मुझे सीधा का सीधा अमेरिका के अंदर भेज दिया, अंग्रेजों के बीच भेज दिया। अब अंग्रेजों के बीच कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। यार कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही, क्या बोलेंगे ना, तो अंग्रेज हिंदी को जानते, तो मेरी मातृभाषा की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही, अंग्रेज लोग खुद ही नहीं जानते गोरे, ये क्या मुझे सिखाएंगे? तो लेकिन इनके बीच जब मैंने रहना शुरू कर दिया कि ये कैसे बोल रहे हैं, क्या क्या वर्ड बोलते हैं, तो शुरू में मेरे दिमाग में कम आएगी, धीरे धीरे थोड़ी बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, और धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा। यानी जब किसी भाषा को डायरेक्ट रूप से सीखा जाता है, प्रत्यक्ष विधि का मतलब है डायरेक्ट मेथड, यानी जब किसी भाषा को डायरेक्ट सीखा जाता है बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए, वो होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि। समझ गए? चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो से संबंधित आ गया। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पोर्टफोलियो से संबंधित। ऊपर मैंने आपको पहला बता दिया था, दूसरा ये है कि भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है परपत्रों का आकर्षक संग्रह, यानी जो फॉर्म होते हैं। दूसरा, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, या फिर प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह? बताओ सही आंसर क्या होगा? वीडियो जरूर देख लेना, जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी अभी तक आंसर भी सही कर दिया होगा इसका। खतरनाक क्वेश्चन था। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका फोर्थ, कि परपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह होता है। मैंने आपको बताया ना पोर्टफोलियो के बारे में भी आपको बताया, इस फाइल के अंदर बच्चों का सारा लेखा जोखा होता है कि भाई मान लीजिए बच्चे ने इस महीने में इतनी प्रोग्रेस करी, अगले महीने में उससे ज्यादा करी, अगले में इससे ज्यादा करी, ठीक है, यह कुछ उपलब्धि हासिल करी। तो इन सभी का एक संगठित होता है और क्रमबद्ध संग्रह होता है, क्रम से होता है पोर्टफोलियो के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पोर्टफोलियो बच्चे के परिप्रेक्ष्य में। जब टीचर बन जाओगे तब आपको ये चीज बनाने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चे की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चे की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, या फिर स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो? बताओ सही आंसर क्या होगा? ये दिख गया आपको नेगेटिव, काट दो इसको नेगेटिव, ठीक है। बताओ सही आंसर आपका अब क्या हो जाएगा तीन में से?
हाँ, 5.5 लोग लाइव देख रहे हैं, तो सूर्य प्रताप बोल रहे सभी लाइक कर दो भाई, बिना कहे मेरे कहे कर दिया करो। इसलिए मुझे बार बार मैं वीडियो में कहता नहीं हूँ कि लाइक करो लाइक करो लाइक करो, कर दिया करो, आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, देखिए जो आंसर सही हो जाएगा 45 का आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ, कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो भाषा की कक्षा में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज यही है। अगर मेरी भाषा प्रभावी नहीं होगी तो आप लोग देखोगे वीडियो को, लाइक करोगे नहीं करोगे, दूसरी वीडियो देखना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे पहली चीज खुद ही टीचर की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हुए आपके अगले क्वेश्चन की ओर। समावेशी कक्षा में बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, ध्यान से पढ़ना, नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। दूसरा, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य सर्वे सामग्री उपलब्ध करवाना। तीसरा, बच्चों को आकलन करते समय अति उदार बनना। चौथा, विभिन्न संकल्पनाओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। बताओ सही आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो, 1 नंबर का ये भी जरूर पूछा जाएगा। समावेशी कक्षा या फिर समावेशी शिक्षा से संबंधित मैंने आपको बताया हुआ है, एक ऐसी कक्षा जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के, जैसे मैं आप सभी बच्चों को देता हूं समान शिक्षा। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, कि बच्चों को आकलन करते समय अति उदार नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कि भाई बहुत ज्यादा उदार बन गए इसमें एक टीचर को, कि भाई ले मैं तुझे इतने नंबर दे रहा हूं, ले जाके तो पास हो जाए, ले इस काम को ऐसा कर दे, ज्यादा अति उदार नहीं बनना चाहिए। आंसर तीसरा हो जाएगा। लेकिन आपके तीनों के बाकी 3 आपके पॉजिटिव है, इनको अच्छी तरीके से देख लेना, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, या फिर अभिव्यक्ति पर। बताओ सही आंसर क्या होगा। थैंक यू अनुराधा जी। आज ये खत्म है, हिंदी खत्म है, आज टोटल खत्म, इसके बाद मत पढ़ना हिंदी, बस एक बार और पढ़ना अपने एग्जाम से पहले। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण देता है आपके अनुकरण पर बल देता है, यानी आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट 40 अनुकरण। देखो अनुकरण ये आपका पक्का पूछा जाता है आपके सीटेट का एग्जाम में। इसको बोलते क्या है, इसको बोल देते हैं मान लीजिए कॉपी करना, ठीक है, यानी नकल करना। वो वाले नहीं जो आप सीटेट के एग्जाम में अगले वाले या पिछले बच्चों से नकल करोगे, नहीं, कॉपी करना। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा भाषा को अपने परिवार वालों से कॉपी करके सीख जाता है, वो होता है ये आपका अनुकरण करना। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, प्रतिकूल, एक होता है आपका अनुकूल और दूसरा होता है आपका प्रतिकूल। अनुकूल का ये विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, या फिर फोर्थ, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। बताओ सही आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों से लिया हुआ है आपका। देखिए प्रतिकूल पूछा है भाई, अपोजिट पूछा है, प्रतिकूल का मतलब है पॉजिटिव ओ नेगेटिव आपका, ठीक है, यानी विपरीत पूछा है। तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये प्रतिकूल है। लेकिन अगर भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात करें तो तीनों के तीनों आपके ये क्या है, अनुकूल है, ये आपके तीनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा पहला। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रतिकूल की जगह पूछे, अनुकूल पूछे, और आपका पूछा भी जाता है, तो आपके ये तीनों में से कोई ऑप्शन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है वो आपको बताना है। सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रश्न करना, तीसरा बच्चों को कार्य करने में व्यस्त रखना, या फिर फोर्थ कॉपियां भरवाना। बताओ सही आंसर क्या होगा। ये क्या लिखा हुआ है, जायजा करमान, ये टाइपिंग वाले ने कुछ कर दिया होगा मुझे भी समझ नहीं आ रहा, चलो कर दिया सही से। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट, कि सीखने को विस्तार देना। जो गृह कार्य देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको होमवर्क दे दिया, आज की वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को सिर्फ एग्जाम से पहले देख लेना, तो आपको ये होमवर्क दे दिया मैंने, एग्जाम से पहले देख लोगे तो सीखने को विस्तार दे देगा ये, यानी जितनी चीजें सीखी है उसको आपको विस्तार होगा, बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषा पूंजी से लैस होते हैं। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन के आगे भी।
बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, या फिर फोर्थ बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये मैं तब तक इनको पकड़ लेता हूं। ये दिख गए ना, ही जिस भी ऑप्शन में ही दिखे, केवल दिखे, मात्र सिर्फ ओनली दिखे, उन ऑप्शन को देखते कर दो गलत। अच्छा ये रहा हुई, एक और ही है। लो यार एक बार बता, देखो मैंने तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, ऑप्शन ये तीन मुझको भाई साहब दिख गए, तीनों ही गलत काट दिए। आंसर जो सही हो जाएगा इसमें आपका आंसर से हो जाएगा फर्स्ट, कि बच्चे स्कूल आने से पहले ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। यानी भाई एक बार बताओ, जो बच्चे की मातृभाषा होती है तो बच्चा अपनी मातृभाषा की तो नॉलेज होती है, और बच्चा स्कूल आने से पहले अपने साथ कुछ ना कुछ अनुभव लेके आता है। पहले क्या धारणा थी कि बच्चा एक कोरी स्लेट के समान है, यानी ब्लैंक पेपर के समान है बच्चा, बच्चों को कुछ नहीं पता, ये पहले धारणा थी। लेकिन अब ये धारणा बिल्कुल गलत हो चुकी है। अब धारणा ये है कि जब बच्चा स्कूल आता है तो स्कूल में अपनी मातृभाषा को साथ लेकर आता है, अनुभव साथ लेकर आता है, और बहुत सी चीजें साथ में लेकर आता है। ठीक है, तो इसलिए ये धारणा गलत है कि खाली स्लेट होती है, कोरा कागज बच्चा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, और खेल में शारीरिक विकास होता है। बताओ सही आंसर। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सेकंड। जो खेल होता है वो भाषा को विस्तार देता है। ठीक है, आनंद और शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन अगर बात मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात आ जाएगी तो आपका सेकंड हो जाएगा। और देखो जिस भी ऑप्शन में आपको ये मिले ना कि कोई भी शिक्षक को कम काम करना पड़े, कम श्रम करना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े, वो ऑप्शन गलत कर देना है। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है टीचर से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो त्रुटियों का ऊपर एक क्वेश्चन बताया था, उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, त्रुटियां यानी एरर से संबंधित। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। चलिए पढ़ते हो ऑप्शन को। जो त्रुटियां होती है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती है, ये बिल्कुल सही बात है, ऊपर भी बताई गई थी ये वाली बात। त्रुटियां अस्थायी होती है, तो त्रुटियां अस्थायी होती है, बिल्कुल सही है भाई। त्रुटियां अगर किसी ने गलती कर दी तो उसका समाधान हो जाएगा। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, अभी जब मैंने स्थायी कह दिया, अस्थायी कह दिया तो स्थायी तो होगी नहीं, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां ये समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो तीनों ऑप्शन क्या है, ये आपके तीनों ऑप्शन पॉजिटिव से त्रुटियों से संबंधित है, यानी आपके पॉजिटिव है आंसर। ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछा, कौन सा सत्य नहीं है, तो नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं लगा देंगे, आंसर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा को अर्जन करना, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। देखो अभी ऊपर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेम क्वेश्चन आपका आ गया, इसलिए मैंने कहा था वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। भाषा अर्जन का मैंने बताया था, जब बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख लेता है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सीख लेता है, वो क्या होती है, वो आपकी सहज भी होती है, वो आपकी स्वाभाविक भी होती है, और नियम को आत्मसात भी कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा उचित नहीं है, तो आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। भाई वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने नंबर दिया हुआ है, कुछ बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने के अवसर देना। अब बताओ मुझे चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आपको पॉजिटिव ऑप्शन पूछेगा, और ये आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके सीटेट के एग्जाम में, तो देखते इसको सही कर देना। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में सबसे पॉजिटिव आपका टैग वर्ड होता है ये वाला। ठीक है, तो आंसर आपका तीसरा सही होगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग। पढ़ने का आरंभ होना चाहिए किससे होना चाहिए, वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से होना चाहिए, या फिर अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए सही आंसर। हाँ, क्लास डेली होती है। देखो पढ़ने का जो आरंभ होना चाहिए वो अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। अब देखो बेसिकली सीटेट के एग्जाम में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उनको थोड़ा सा देखते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए। देखो जब भी बात आ जाएगी पढ़ने की, तो पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो भी पढ़ रहे हो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए।
और कई बार सीटेट के अंदर अर्थ की जगह पूछा गया है भाव। ये दो चीज आपको पूछी गई है। पढ़ने वाली चीज का आपको भाव पता होना चाहिए और अर्थ पता होना चाहिए। जब भी पढ़ने का आरंभ करें या पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है या फिर पढ़ने को सार्थक कब माना जाता है, तो ये दोनों चीजों का देखना आपके लिए जरूरी है, अर्थ और भाव को। बेसिकली इतना ही आपको पूछा जाता है और ये पूछा ही पूछा जाता है। देखो आ गए अब आपके नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऊपर मैंने आपको बता दिया था, फिर ये दूसरा क्वेश्चन आ गया क्योंकि यहां पर पूछा है इनकी अकॉर्डिंग जो बात पूछी है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अब बताओ बाकी ऑप्शन मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि इन्होंने ये तो कहा था भाषा सीखने की जन्मजात यानी बाय इनेट बाय बर्थ एबिलिटी होती है बच्चे में, ठीक है, जन्म से ही सीख लेता है भाषा को। तो आंसर पहला ही सही हो जाएगा नोम चोम्स्की का। बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, इनको कर लेना अच्छे तरीके से। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, ध्यान से पढ़ना, कौन सा उद्देश्य नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना या फिर प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। बताओ सही आंसर क्या होगा? हाँ देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मेरे ज्यादातर क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो दोबारा हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे आसान सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी। जितनी चीजें करा रहा हूं उनको कर लेना। हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट है 30 में से 30 ले आओगे, एक आधा नंबर गलत करोगे वरना 28 29 तो पक्का ले आओगे अपने हिंदी के अंदर, ठीक है। इतना ही आपके एग्जाम में आता है जो चीजें आपको बताई हुई है। देखो आंसर जो 57 का सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका फोर्थ, कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। यहां पर बात हो गई ना रोट लर्निंग की। रोट लर्निंग क्या होता है? आपका नेगेटिव वर्ड होता है और मैंने कहा था नेगेटिव को देख के गलत कर देना, लेकिन यहां पर पूछा आपका क्वेश्चन नेगेटिव कि कौन सा नहीं है, तो नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई आंसर आपका यही सही हो जाएगा। लेकिन बाकी के तीनों ये आपके पॉजिटिव है, इनको अच्छी तरीके से देख लेना, ये आपके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग थके नहीं होंगे क्योंकि मैं भी नहीं थका हूं और 31 जनवरी तक हम लोगों को थकना भी नहीं है जब तक हम लोगों का एग्जाम क्रैक ना हो जाए। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे? भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या या फिर विषय वस्तु यानी जो कंटेंट होता है उसमें वैविध्य। बताओ सही आंसर क्या होगा? नहीं मैथ नहीं आता रीना सिंह, एसएसटी वालों के लिए पेपर 2 में मैथ नहीं आएगा। हिंदी व्याकरण नहीं कराऊंगा आपको, जो ग्रामर होती है देखो इसको ध्यान से समझ लो। जो आपका सीटेट होता है और जो सीटेट के अंदर आपकी हिंदी पूछी जाती है उसमें आपकी ग्रामर नहीं पूछी जाती। जो मुश्किल के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पैराग्राफ यानी गद्यांश और काव्यांश आते हैं, तो इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ग्रामर पूछी जाती है आपकी टेट के एग्जाम में, तो वहां आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका थर्ड, कि पाठों की संख्या। ये पाठों की संख्या से कोई महत्वपूर्ण मतलब नहीं है भाई। पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक का निर्माण कर रहे हैं तो कोई कंटेंट एक चैप्टर में कंप्लीट हो गया तो इसके लिए 10 चैप्टर थोड़ी बना दूंगा मैं, तो बाकी तीनों महत्वपूर्ण है लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। देखो पहला ही कितना पॉजिटिव आ गया कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना चाहिए, पहले पॉजिटिव। बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना या फिर फोर्थ गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ठीक है। और बहुत जल्दी बच्चों ने आंसर दिया है, पहला ही सही है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। जहां पर अवसर देने की बात आ जाएगी, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने की बात आ जाएगी, समझ जाना आपका पॉजिटिव है, देखते ही सही कर देना। चलिए बढ़ते अब आपका अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहानी और कविताओं से, कि कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या काम करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। ऑप्शन भी पूरा नहीं पढ़ूंगा, केवल आ गया, दूसरे ऑप्शन में भी केवल आ गया, बाकी तीसरे पे पढ़ते, चौथे में भी केवल है। देखो 3 केवल दिख गए। मैंने क्या कहा था, जहां पर भी आपको केवल देखने को मिले उन ऑप्शन को देखते ही गलत कर देना, यानी आपका आंसर सीधा अपने आप ही निकल कर आ गया। कितना जल्दी टाइम बच गया। यानी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं कहानी कविता और गीतों के माध्यम से, ठीक है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। और इन टैग वर्ड को जरूर देख लेना जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव बताता जा रहा हूं, इनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। देखो ये विकार आपका बच गया था, बाकी के सारे उप विकार इससे पहले क्वेश्चन थे उसमें कंप्लीट करा चुका हूं, आपका विकार कंप्लीट। ये वाला विकार और देख लो, ये किससे संबंधित होता है वो आपको बताना है। चलाघात से, पठन वैकल्य से, वाक संबंधी रोग से या फिर भाषागत से। बताओ सही आंसर। संस्कृत की मैराथन रखूंगा मैं इसके बाद, बेफिक्र रहिए संस्कृत के लिए भी। आप लोग सिर्फ पढ़िए, कंटेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ पढ़िए और कुछ मत करिए।
देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहां पर पूछा है भाषा अवबोधन से संबंधित विकार, यानी जब बच्चा बच्चा अपनी भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए एक छोटी बच्ची है, अपने पापा से बात कर रही है, किसके ऊपर, फोन पर बात कर रही है। अब ये फोन पर कहना तो बहुत कुछ चाहती है कि पापा क्या काम करा है, ये हुआ है वो हुआ है, लेकिन बोलना नहीं आ रहा, यानी अपनी भाषा को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है पापा के सामने। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्फेजिया, यानी अफेजिया इसको बोल देते हैं, भाषागत विकार हो जाएगा। जिनका आगे ए लग जाता है समझ लो वो परमानेंट विकार होता है, यानी उस विकार को सही नहीं किया जा सकता। और जिनका आगे बताया डी लगता है तो इसको सही किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आपके विकार सारे कंप्लीट करा दिया आज वीडियो के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, या फिर फोर्थ किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। बुक तो ये जो बुक है ना, मैं बार बार बोलता हूं बुक मत पढ़िए, ये फेल करा देंगी बुक, इतनी बेकार बुक होती है। ठीक है, आप लोग बुक के ऊपर पूरा पैसा खर्च करते हो, ठीक है, कि कई हर सब्जेक्ट की बुक लेकर आ जाओगे, सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है बुक के ऊपर, लेकिन पैसा खर्च होने के बाद भी मिलता क्या है, गलत आंसर। 150 नंबर का अगर ये क्वेश्चन सेट बनाएंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन गलत देंगे बुक वाले। इन्हें मतलब ही नहीं है बच्चा फेल हो रहा है क्या हो रहा है, बस इनकी कमाई होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए तो मैंने अपने वो नोट्स बनाए थे कि बुक का जंजाल ही खत्म कर दो, कि बच्चा इन नोट्स को एक बार ले, सारा मेटेरियल इसके अंदर मिल जाए और बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है, इसलिए बुक के चक्कर में ना पड़िए। आंसर से हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। ठीक है, यह हो जाएगा आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में बात हो रही है, आंसर चौथा से हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? सुंदर लेखन का अभ्यास करना, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या फिर फोर्थ दिए हुए बिंदु और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। बताओ सही आंसर। बुक से मत पढ़ो, बहुत गलत मिलेंगे बुक के अंदर। देखो जब भी बात हो जाएगी आपकी लेखन क्षमता की, ठीक है, तो लेखन क्षमता में जहां पर भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की बात हो जाएगी कि भाई जो भी आपके विचार है लिखो उनको, आप जो भी आपके विचार आपके माइंड में आ रहे हो लिखिए, तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर यही होगा आपका। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए, तितली का और चूहे का वचन बदल दो। ठीक है, यानी इसको एक वचन से बहुवचन कर दो। नीचे लिखे गए वाक्य को पढ़कर सुनाइए, मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। फेरी वालों की आवाज सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। फोर्थ, नीचे लिखे गए शब्दों को पढ़कर सुनाइए, जंगल और धरती। बताओ सही आंसर क्या होगा? भाषा क्षमता का आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका देखो, जब अगर किसी बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करना है तो उसको रोल प्ले दे दो। ठीक है, रोल प्ले दे दो बच्चों को कोई भी। जैसे यहां पर क्या रोल प्ले दे दिया, फेरी वालों की आवाज सुनो, फेरी वाले आवाज लगाते रहते हैं ना, आलू ले लो, मिर्ची ले लो, और क्या क्या बेचते रहते हैं, बहुत चीजें बेचते हैं। और किसी एक का, कोई भी एक फेरी वाले को ले लो, मान लो सब्जी वाला पकड़ लिया, क्लास में रोल प्ले करके दिखाओ, यानी अभिनय करके दिखाओ, तो बच्चा क्या काम करेगा, रोल प्ले करके दिखाएगा। एक बच्चा कहेगा आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडे ले लो, मिर्ची ले लो, कुछ भी कहेगा। दूसरा कहेगा हाँ भी कितने के दिए, वो कहेगा कि इतने के दिए, तो दूसरा बच्चा कहेगा नहीं यार सही सही लगा लो, इतने में लेना है तो ले लो। तो बेसिकली यहाँ पर इनके बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है, यानी आपस में बातचीत करने का ज्यादा मौका मिल रहा है। तो रोल प्ले सबसे बढ़िया तरीका होता है भाषा क्षमता के आकलन करने का। आंसर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पहला, पढ़ने में रुचि जगाने व भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। दूसरा, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। तीसरा, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। फोर्थ, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। बताओ सही आंसर क्या होगा? अलग से जो पाठन सामग्री क्यों विकसित करते हैं अतिरिक्त। ठीक है जी अंकित जी, मैं हूं तो किताब की जरूरत नहीं, बस मुझे आपकी एक चीज चाहिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, मटेरियल मैं आपको पूरा दूंगा। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम अच्छे नंबर से आप पास करो, बस आप मेहनत करिए, पढ़ते जाइए। एग्जाम नजदीक आ गया है, कभी आपको फिर वो चीज ना मिले यार काश सर की बात मान लेते उस टाइम पर,
तो वो चीज आपके साथ ना आनी चाहिए। आंसर से हो जाएगा इसमें आपका कि पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। आंसर इसमें पहले से है, मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर सही भी दिया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्ष, इसके ऊपर भी लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आपका बहुभाषिकता से संबंधित 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। ठीक है, देखो ये पूछा है कि ऐसी कक्षा में क्या करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बच्चों को केवल, अब देखो केवल आ गया, बाकी का ऑप्शन पढ़ ही नहीं रहा मैं, देखते गलत काट दो इसको। अगला, बच्चों की मातृभाषा का ही, देखो ही आ गया, आगे पढ़ ही नहीं रहा, देखते गलत काटो। अगला, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना वर्जित है, यानी मातृभाषा मैंने क्या बताई थी, बच्चे की मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसको सम्मान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए, तो वर्जित नहीं कर सकते कि अपनी मातृभाषा में मत बोलो। आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा, बहुभाषिक कक्षा। ऐसी कक्षा जहां पर एक से ज्यादा भाषा के बच्चे रहते हो, कोई हिंदी बोलता हो, कोई पंजाबी बोलता हो, कोई कुछ बोलता हो, तो ये होती है आपकी बहुभाषिक कक्षा। तो बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका सीटेट के एग्जाम में, आपका ये मान के चलिए कंफर्म ही पूछा जाएगा। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, वो आपको बताना है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चे की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, या फिर फोर्थ अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। बताओ सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। आज मैं फुल फॉर्म में हूं, आज पूरी हिंदी खत्म करके मानूंगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, और बाकी के जो मैराथन क्लास है उसमें सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो जितनी एनर्जी के साथ मैं लग रहा हूं, आप लोग भी लगिए। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका थर्ड, कि प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। चर्चा करना, बच्चों की बात को ध्यान से सुनना और उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये मौखिक कौशल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं आपके तीनों के तीनों। तो तीसरा आंसर आपका कम होता है, लेकिन क्वेश्चन सबसे कम पूछा है तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं आज आप में से कौन बच्चा टॉप करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो आज टॉप करेगा तो समझ लो वो हिंदी को खा गया अच्छी तरीके से। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में, यहां पर बात हो रही है पठन क्षमता यानी पढ़ने की क्षमता, किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक या फिर औपचारिक पत्र। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखो एक चीज तो जान लो, जब भी प्राथमिक क्लास की बात आ जाएगी तो आपको इस तरीके के टॉपिक नहीं पढ़ाने बच्चों को आतंकवाद के ऊपर। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसको पढ़ा सकते हो। बेसिकली आतंकवाद बच्चा नहीं समझ पाएगा, इतनी चीजों से रिलेट भी नहीं होती। ठीक है, तो आतंकवाद, औपचारिक पत्र या आपके नेगेटिव बैठेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, जिस ऑप्शन में आपको पाठ्य पुस्तक देखने को मिले उसको तो देखते ही गलत काट देना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी उसको सुना दो, पठन क्षमता का आकलन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी होनी चाहिए। गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, या फिर फोर्स सभी भाषा को सीखने पर बल देती है। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा समग्र भाषा पद्धति। ठीक है, जिसमें सारी भाषाएं बोली जाती है, ऐसी पद्धति वो क्या काम करती है। तो देखिए सही आंसर आपका सेकंड, कि बच्चे के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। आंसर सही हो जाएगा सेकंड। चलिए बढ़ते अब आपके अगले यानी फाइनल क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका उद्देश्य से पूछा हुआ, उच्च प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर जो आपको उद्देश्य से पूछा जाता है आपका 1 नंबर का। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है साहित्य की गद्य एवं पद विद्याओं की रचना, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना। तो देखिए कंठस्थ आ गया, व्याकरण के नियम आ गए, ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। बाकी 3 में से बताइए। कोई प्रैक्टिस सेट मत लो भाई आप,
कोई भी मतलब जो नोट्स के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर लिए हैं 2011 से लेके, जो आपका सीटेट हुआ है 2011 से लेके अभी तक के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर नोट्स के अंदर इंक्लूड किए हुए। उसके अलावा कोई प्रैक्टिस मत करिए, कई क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में वही से मिल जाएंगे, तो कोई बुक मत लीजिए प्रैक्टिस के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कोई बुक आपको नहीं लेनी है। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका थर्ड, कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करना और फिर उसका विश्लेषण करना भाषा सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो के अंदर मैंने 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। इन 70 क्वेश्चन आंसर को ही आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बता दीजिए कितना आपका ईमानदारी से स्कोर आया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट को दिखाऊंगा जो बच्चा टॉप करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे नोट्स की पूछ रहे थे, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको मेरे सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे। इनके अलावा कोई बुक मत लेना, कोई प्रैक्टिस सेट मत आप लोग लेना, कुछ भी अलग से कोई परचेज मत कर लेना। इनको ले लेना, सीटेट का एग्जाम 100% पास करा देंगे आपको अच्छे नंबर से, लेकिन सिर्फ पास ही नहीं करना, 120 प्लस ये माइंड में आप लोग रखना, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा स्कोर बच्चों का जा रहा है, कुछ के कम भी है कुछ के ज्यादा भी है, तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए आज आपकी हो गई है हिंदी खत्म, टोटल आपकी हिंदी खत्म हो गई। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपकी संस्कृत आएगी, उसमें आपकी इंग्लिश आएगी, सीडीपी आएगी, मैथ्स आएगी, मैथ्स के अंदर न्यूमेरिकल पेडागोजी आएगी, आपकी सोशल साइंस यानी एसएसटी आएगी, और साइंस की मैराथन आएगी। मतलब कुल मिला के आपके सभी सब्जेक्ट की अब मैराथन क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग देख लेना, क्योंकि यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। कल मिलेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट की मैराथन के साथ, तब तक पढ़ते रहना और अपना ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।